ये हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर को मैंने पढ़ाया था, वो नॉमिनल नेचर का था। इसके डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, और कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन लिखता है, बिलोंग्स टू करंट ईयर। ओनली रेगुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा जाता है यहाँ पे, और ट्रांसफर फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट, और कुछ एडजस्टमेंट से ट्रांसफर होगा। तो कैश आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट से, एडजस्टमेंट क्रेडिट से। जो एडजस्टमेंट के जो आइटम है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर चीजें रिकॉर्ड होती है, इरेगुलर चीजों को नहीं लिखा जाता। जी, तो ये आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है समझिएगा। इसके बाद हमें आज हम एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। तो अगर किसी को दिक्कत होगी, कुछ को समझ में ना आए, तो प्लीज पूछते रहना, बिकॉज एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा दिक्कत दे देगी अगर आप नहीं समझोगे अभी। तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। थियोरी हमने पहली क्लास में पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनपीओ क्या होता है, सोशल एक्टिविटीज क्या होती है, एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इसके अलावा एनपीओ को सोर्स ऑफ फंड क्यों चाहिए होता है, कहाँ से मिलता है पैसा, अकाउंटिंग क्यों करनी होती है, और अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। एक था प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, और एक था फाइनल अकाउंट, एक था रजिस्टर। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स उठाए थे। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने तीन चीजें करनी थी: रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। अगली क्लास में मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट समझाया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको पता है कि एक साइड रिसिप्ट बिल्कुल रियल अकाउंट की तरह होता है, एक साइड में आपका इनफ्लोज आते हैं, एक साइड में आपके आउटफ्लोज आते हैं। इनफ्लो चाहे करंट ईयर का हो, पास्ट का, फ्यूचर का, और रेगुलर इरेगुलर सबको वो लिखता है। पेमेंट भी सबको लिखता है। तो रिसिप्ट साइड में तीन चीजें आती है: पहली ओपनिंग बैलेंस बीडी यानी बैलेंस बीडी, दूसरा रेगुलर रिसिप्ट यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, और तीसरा कैपिटल रिसिप्ट। इस साइड में रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, बैलेंस सीडी, ये सारी चीजें आती हैं। तो फिर मैंने बताया था आपको इनकम और एक्सपेंडिचर, अभी मैंने दिखाया नॉमिनल नेचर का है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम। कैश और क्रेडिट दोनों को लिखता है, सिर्फ प्रेजेंट ईयर की चीजों को लिखता है, इसलिए जो रेगुलर आइटम है उसे लिखा जाता है। फिर मैंने फोर्थ क्लास में आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था, कैसे हम बहुत सारे आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे देंगे। उसमें ओए ओपनिंग असेट, इनकम कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है, किसने असेट को माइनस करा है, एक्सपेंडिचर कौन सा, असेट कौन सा, और लायबिलिटी में से माइनस कौन सी चीजें हुई थी। तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ असर डालती है, और वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये इसकी ये साइड है रिसिप्ट साइड, और ये साइड है पेमेंट साइड। ठीक है, ये रिसिप्ट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, और बैलेंस सीडी। अब इन सारे आइटम्स में से हम करते क्या हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसे हम यहाँ से इधर ट्रांसफर करते हैं, आया ना, क्योंकि इनकम होता है। और जो रेवेन्यू पेमेंट है वो यहाँ ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट में कुछ चीजें लिखी थी उन्हें प्लस और माइनस करके हम यहाँ पे नेट बैलेंस बाहर लिखा है। जो नॉर्मल लिखा है उसे हम सीधा ट्रांसफर कर देते हैं। इसको जो कैपिटल रिसिप्ट है वो या तो यहाँ जाएगा, या फिर कई बार क्या होता है असेट में से माइनस होता है। इसी तरीके से जो कैपिटल पेमेंट है वो यहाँ जाएगा, या फिर कई बार लायबिलिटी में से माइनस। आपको समझाया गया था कि यहाँ पे जो आइटम आ रहे हैं वो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई असेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, उससे रिलेटेड कोई चीजें हैं तो ठीक है। अदरवाइज रिसिप्ट साइड में कोई चीज तो इनकम बनेगी, पेमेंट साइड में कोई चीज तो एक्सपेंडिचर। आपको बस ये ध्यान रखना है असेट और लायबिलिटी को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, और असेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं तो ही आपको उसे क्या करना है, बैलेंस शीट में डालना है। अदरवाइज सारी चीजें रिसिप्ट साइड की इनकम में और पेमेंट साइड की एक्सपेंडिचर में जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आज जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। ठीक है, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट आज सिंपल वाली एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, फिर हम स्पेशल वाली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर देखिए क्या होता है। ये बैलेंस शीट बड़ी इजी है, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, आपने ऑलरेडी 11th में बैलेंस शीट आपने पढ़ा होगा। तो 11th की बैलेंस शीट से जैसी ही है, सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें ऐड ऑन हो जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटीज है,
ये असेट्स है। अब लायबिलिटी साइड में देखिए क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसे आपने पे करा था, पे करना था बट पे नहीं कर पाए। आउटस्टैंडिंग मतलब समझते हैं ना, एक्सपेंसेस जो कि ड्यू तो हो गए थे बट पे नहीं कर पाए। लेट्स से इस महीने का रेंट अगर मैंने नहीं दिया तो रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। मैंने अपने वर्कर को इस महीने की सैलरी नहीं दी तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। जिसको पे करना था पे नहीं कर पाए तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है। अब आउटस्टैंडिंग बन तो जाता है बट उसे डालते कहाँ है, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अगर आपने कोई खर्चा पे कर दिया तो उसे एक्सपेंसेस पेड मानते हैं। बट एक्सपेंसेस थे बट पे नहीं कर पाए तो एक्सपेंसेस तो माने जाएंगे बट वो पेड नहीं होते, इसलिए वो क्या माने जाते हैं, लायबिलिटी। एग्जाम्पल, लेट्स से आप मेरे मकान मालिक हो और मैंने आपसे मकान किराए पे लिया और मुझे इस महीने किराया देना था और मैंने आपको नहीं दिया, तो कभी ना कभी तो किराया दूंगा ना सर, तो मेरे ऊपर क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। जब तक मैं नहीं देता हूं तब तक मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी। तो उस लायबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग जो भी खर्चा है उसका नाम। एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना प्लीज, हाँ ध्यान से प्लीज। जनरली एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करा जाता है। जनरली एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करता है। जनरली एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं जब आप पे नहीं कर पाते हो। और जब आप इनकम आपको मिलनी थी और नहीं मिल पाई तो उसके लिए जनरली अक्रूड वर्ड यूज करते हैं। डोंट कंफ्यूज, क्लियर करिए। अगर आपका एक्सपेंस है, कोई रेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, इसे आपको देना था और आप नहीं दे पाए, तो आप जो वर्ड यूज करोगे उसे हम बोलेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग वर्ड। कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी जो पे करना था बट अभी भी स्टैंड कर रहा है। आउटस्टैंडिंग यानी जो पे कर रहा था बट अभी भी स्टैंड कर रहा है, मतलब आपने पे नहीं कर पाए, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग। तो ऐसे खर्चे हमारे ऊपर लायबिलिटी होते हैं। अब ये रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कुछ भी हो, किसी भी नाम से हो, वो हमारे लायबिलिटी होगा। तो मैंने बोला जनरली अगर आप एक्सपेंसेस पे करने थे और पे नहीं कर पाए तो उसे हम क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे। क्या मानेंगे, लायबिलिटी। नेक्स्ट, अगर कोई आपको इनकम मिलनी थी बट वो एडवांस में मिल गई। एडवांस में मिलने का मतलब क्या है, लेट्स से इस महीने की जो सैलरी मेरे को मिलनी थी वो तो मिली, वो तो मेरे लिए इनकम है। इसके अलावा अगले महीने की सैलरी भी मुझे एडवांस में मिल गई। अब अगर कोई बंदा मुझे अगले महीने की सैलरी मुझे एडवांस में दे देगा तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि अगले महीने मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। चलिए लेट्स सपोज आप में से किसी बच्चे ने मुझे बोला भैया ये लीजिए मेरी पूरे साल की फी। अब पूरे साल की फी मुझे, देखो महीने की जो फी मिलेगी वो मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगी, रेगुलर इनकम। मिलनी थी, मिल गई, मिलनी थी, मिल गई। बट अगर कोई बच्चा मुझे एक साथ ही पूरे साल की इनकम, पूरे साल की सैलरी दे देगा, साल की फी दे देगा, तो क्या होगा, इस महीने की जो इनकम है, इस महीने की जो फी है वो तो मेरे लिए इनकम है, बट इसके ऊपर की जो इनकम मिली है मेरे को एक्स्ट्रा, देखो लेट्स सपोज 12 महीने की उसने फी दे दी, तो जो एक महीने की फी है वो तो मेरे लिए इनकम है, बट इसके ऊपर जो 11 महीने की फी मुझे अब मिल रही है वो मेरे को क्या, 11 महीने के पहले मिल रही है ना, 11 महीने तो अब तक आए नहीं है, वो तो फ्यूचर के हैं। अब मुझे इनकम जो रिसीव हो रही है वो एडवांस में रिसीव हो रही है, तो इसका मतलब क्लियर है कि भैया उस बच्चे को मुझे 11 मंथ तक पढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे लिए वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने उसकी पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, अब मुझे उसे पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या बन गई, एक लायबिलिटी। समझ में आ रहा है ना कि एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग हो जाए, यानी खर्चे देने थे और नहीं दे पाए, तो लायबिलिटी बनती है, और जब इनकम मिलनी थी और पहले मिल जाए तो लायबिलिटी बनती है। एक्सपेंसेस केस में क्या है, पे करना था और नहीं पे करा, और इनकम केस में पहले मिल जाए तो आपके लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी। ध्यान देना, और ये दोनों केस में लायबिलिटी, इसलिए कहा जाएगा ये लायबिलिटी साइड में। तो कोई भी एक्सपेंस, कोई भी, अगर मैं किसी भी तरीके की इनकम के बारे में एडवांस में मिल गई या किसी भी तरह के एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है बोलूं, तो आपको क्लियरली ध्यान रखना यहाँ पे तो जाएगा जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा, उसका ये घर तो है ही। तो कोई सा भी आउटस्टैंडिंग हो, कोई सा भी एडवांस हो इनकम में, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट समझते होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंकर को दी, जो कि बैंक्स देते हैं अपने अकाउंट होल्डर को, कि इन केस अगर आपके बैंक में सफिशिएंट अमाउंट ना हो तो आप उस सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा की पेमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल, मेरे पास बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो मुझे आपको सैलरी देनी है 2000 रुपीज। कितनी, 2000 रुपीज। बट मेरे बैंक में जो सैलरी है, जो मेरे बैंक में डिपॉजिट पड़ा हुआ अमाउंट वो है 1800 रुपए, 1800। बैंक में मेरे पास 1800 रुपए, बट आपको कितने का देनी सैलरी, 2000 रुपए की। मैंने क्या करा, चेक बनाया और 2000 का चेक दे दिया आपको। तो जनरली क्या होता है, जिनके पास ओडी फैसिलिटी नहीं होती, तो जैसे बैंक में वो 2000 का चेक डिपॉजिट करोगे आप, तो मेरा चेक बाउंस हो जाएगा।
क्योंकि मेरे बैंक में कितना है, सिर्फ 1800 रुपीज अमाउंट है। बट इस केस में, आपके केस में, मेरे बैंक में है कितने, 1800 रुपीज। बैंक में 1800, आपका चेक कितने का, 2000 रुपए का। तो 200 रुपए है फालतू, वो मेरे लिए क्या बन गया वो। अब अगर मैंने बैंक ओडी फैसिलिटी ली होती तो क्या होता, 1800 रुपए का जो आपको पेमेंट करनी, 2000 की पेमेंट करनी थी, बैंक में 1800 रुपए थे, तो जैसे ही मैंने 2000 का चेक दिया, आपका चेक क्लियर हो जाएगा, मेरे बैंक में 200 रुपए नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बैंक ओडी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने के पीछे रीजन बड़ा सिंपल सा होता है, वो सिंपल इसलिए क्योंकि आपने पेमेंट अपने बैंक बैलेंस से ज्यादा कर दिया है। जितना बैंक बैलेंस से ज्यादा पेमेंट करा है वो आपका ओवरड्राफ्ट चले जाता है। मेरे पास 2000 रुपए थे और मैंने 2500 की पेमेंट कर दी तो 500 रुपए नेगेटिव। मेरे पास 2800 रुपए थे और मैंने 3200 रुपए की पेमेंट कर दी तो 400 रुपए ओवरड्राफ्ट। तो जितनी पेमेंट आप ज्यादा कर रहे हो किससे, अपने बैंक बैलेंस से, तो वो ओवरड्राफ्ट चले जाता है। ठीक है, तो ये ओवरड्राफ्ट होता है। जर्नल फंड, अभी देखो जर्नल फंड है, जर्नल फंड मतलब ये फंड एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, बट इसका नाम जर्नल फंड है ये भी स्पेशल फंड ही, स्पेशल फंड की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसे भी हम लायबिलिटी मानेंगे। फंड कोई सा भी उसे लायबिलिटी माना जाएगा। अब यहाँ पे आपके जर्नल फंड है, जर्नल फंड नाम है, नाम जर्नल फंड है। ठीक है, जनरल फंड, सिंपल ऐसा नहीं कि ये फंड मिला है, कोई फंड लिख दिया है, नहीं, फंड सिंपल नहीं लिखा है, जर्नल फंड नाम लिखा है, उसका नाम ही जर्नल फंड है। जैसे मान के चले, कहते हैं ना कि भगवान, भगवान नाम किसका होता है ना, किसका नाम ही भगवान होता है, तो हम कहते हैं ना इसका तो नाम ही भगवान है। सेम फंड का नाम ही जनरल फंड है, जनरल उसका नाम ही है। तो जनरल फंड भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, और स्पेशल फंड भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। लेगेसी मैंने बताया था, लेगेसी जनरली इनकम होती है, लेगेसी जनरली इनकम होती है, बट अगर स्पेशल लेगेसी आपको मिले तो क्या बनेगी, लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर गवर्नर्स पार्टी, याद है कल मैंने आपको बताया, एक टॉपिक आया था, यहाँ पे बोल रहे थे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, बट ये स्पेशल पार्टी के लिए, किसी चीज के लिए हुई है। तो जब तक वो पार्टी नहीं हुई, जब तक वो चीज नहीं हुई, तब तक वो क्या आपके लिए लायबिलिटी, तो ये सब लायबिलिटी है। अब ये चीज अच्छी है, जो आपका कैपिटल आएगा ना, ये कैपिटल, एक्चुअली ये कैपिटल आपको याद है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, दो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। और ओपनिंग बनेगा कहाँ पे, वर्किंग नोट में। तो जो ओपनिंग बनाने के पीछे मकसद है, सॉरी, ओपनिंग बनाने के पीछे जो हमारा रीजन है वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो बनाते इसलिए हैं ताकि कैपिटल निकाल पाए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे उससे हमारी क्या निकलेगी, कैपिटल। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते ही कैपिटल के लिए। अभी मैंने बताया नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, बट अगर आपको याद दिलाऊं थोड़ी सी कहानी, तो आप लोगों ने ना क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम। और जब आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा ना, वहां पे ऐसे पढ़ा होगा आपने, देखो मैं समझाता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते थे, सारे एसेट्स की वैल्यू लिखते थे, सारी लायबिलिटी की वैल्यू लिखते थे। लेट्स से एसेट आपका 2 लाख रुपीस का है, यहाँ पे भी 2 लाख आना चाहिए, बट ये सारी लायबिलिटी 1,80,000 की है। तो मान लेते थे जो कैपिटल होगा ये कितने का होगा, 20,000 का, आया ना। तो यहाँ पे आप कैपिटल निकालते थे ना, ऐसी कैपिटल निकाला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई किस लिए जाएगी, ये कैपिटल निकालने के लिए। जैसे ये कैपिटल आ जाएगी ना, तो आपको क्या करना है, इस कैपिटल को यहाँ पे, ये बैलेंस क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट के यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाया गया, ध्यान रखना। फिर हम क्या करते हैं, आपको याद होगा 11th में प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे। सेम यहाँ पे कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करेंगे, और इन केस अगर डेफिसिट है, डेफिशिएंसी है तो माइनस। सेम वही है 11th में जो आपने करा था, प्रॉफिट को ऐड करते हैं कैपिटल में और लॉस को माइनस। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो नाम है नहीं, सरप्लस नाम है, तो सरप्लस को ऐड और डेफिसिट को माइनस। फिर ये टोटलिंग यहाँ पे, ये हो गया आपके लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में कोई टर्म अगर ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। चंदू पूछ। भैया वो ओपनिंग कैपिटल वाला वापस बता दो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये जो लास्ट की 3 चीजें हैं, एक है कैपिटल, ठीक है, बाकी 2 चीजें तो चलो बाद में बताता हूँ। ये कैपिटल आपको गिवन नहीं होगी, ये मिसिंग होगा। बैलेंस शीट के सारे आइटम जनरली आपको गिवन होंगे, सारे आइटम, ये एक्सपेंस ये सब कहीं ना कहीं लिखे होंगे, तो आप उठा के ऐसे डालते रहोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन होगा, कुछ चार्जेस में गिवन होगा, तो सब चीजें कहीं दिख रही होंगी, तो दिखी हुई चीजों को आपको यहाँ पे भेजना है। तो लास्ट में जो कैपिटल वाली चीज है ना, ये आपको नहीं गिवन होगी वहां पे। तो उसे कैसे निकाला जाता है,
उसे निकालने के लिए मैंने बताया कि आप बनाते हो बैलेंस शीट, बट ये बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनाया जाता है, वर्किंग नोट में, इसका नाम होता है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल इम्प्लाइड है ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाओगे, बनाने का तरीका क्या है, आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, सारे एसेट 1 अप्रैल के ओपनिंग डेट के गिवन होंगे। लेट्स से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लेट्स से ये हो गया 20,000, ये है 40,000, ये है 60,000 और ये है आपके पास 80,000। तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका 2 लाख रुपए, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में आपको दिया गया क्रेडिटर, बैंक ओडी, स्पेशल फंड, इस तरीके से। ये ओपनिंग डेट का होगा 1 अप्रैल का, ये ध्यान रखना। तो लेट्स से यहाँ पे दिया 80,000, यहाँ पे दिया आपका 60,000 और यहाँ पे दिया 40,000 रुपए। अब आप देखोगे आपने ओपनिंग डेट की सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, ये साइड है 2 लाख रुपए, तो इम्प्लाइड है ये साइड भी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। बट यहाँ पे कितना 80, 60 और 40 यानी 180, तो 20 का डिफरेंस है। ये 20,000 आप लिखोगे क्या, कैपिटल। बट आपको पता है ये कैपिटल जो है ये ओपनिंग डेट की है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, ओपनिंग कैपिटल। ये समझ में आया। इस कैपिटल को निकालने, ये वर्किंग नोट में निकालना होता है, ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट में निकालना होगा। और अगर आपको कैपिटल दे ही रखे हैं तो भैया इससे बढ़कर कुछ अच्छा है नहीं, नहीं दियो ना तो ही ये करना है, ठीक है। तो अब आपको ये कैपिटल निकालने के बाद आपको सिंपल सा जाना है बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाले में, और वही वाली कैपिटल कौन सी जो हमने अभी निकाला है, कितना 20,000 रुपए वो लिखेंगे। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आता है ये, यहाँ से सरप्लस और डेफिसिट आ जाएगा ना। तो इस सरप्लस और डेफिसिट को क्या करेंगे, अगर सरप्लस है तो ऐड, जैसे 10,000 है, और अगर डेफिसिट है तो लेस, जैसे 5,000, कुछ भी है, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी ना, उसे करके फिर बाहर बैलेंस रखना है। समझ में आया। चंदू आया वे, चंदू 1 मिनट, एक डाउट है और। जल्दी बोलिए। अरे वो जैसे उसमें नहीं था, क्वेश्चंस में आ रहे थे कि जो सबसे पहला ही बैलेंस बीडी होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। हाँ हाँ, वही तो लिखता आपने था ना बोला मैं तो उससे। असेट साइड जाएगा वो। हाँ है हाँ, तो फिर क्या हुआ, हाँ, ये तो तो वो रहा, ये असेट। जैसे ये वाला जो ओपनिंग वाला है यहाँ पे जाएगा ना, कैश और बैंक, ये जो बैंक लिखा है यहाँ पे ये है, ये वही है ओए जो लिखते थे। ये कुछ अच्छा बताया थोड़ी ना ऐसा ठीक है ट्रांसफर। ठीक तो ओए मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट इसके असेट साइड में है। ही जाएगा अच्छा बस। और जो क्लोजिंग अच्छा वाला अच्छा है, वो अच्छा जो क्लोजिंग ठीक वाला है है वो ठीक है यहाँ जाएगा, ये रहा, ये वाला। ठीक है, आगे समझ। और किसी को दिक्कत, और किसी को दिक्कत है बच्चे, हैंड रेस करिए। इतने पार्ट में अगर दिक्कत है तो बताइए। तो बहुत शिद्दत से टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को इन सब चीजों में, तो किसी को भी जरा से दिक्कत तो पूछ लीजिए प्लीज। आप लोग देखो, मैं तब तक ना एक बार ये अटेंडेंस ले लेता हूँ, कौन है कौन नहीं है, ठीक है, ताकि अब जो नहीं आ रहे ना उनको हम कुछ बता पाए। लास्ट में 3 बच्चे जो भी होंगे अपना रियल नाम भेज देना, जैसे सिंबल बनाए ना बता देना भैया ये सिंबल बनाया था हमने और ये थे हम। हाँ जी, तो लाइब्रेरी साइड समझ में आ गई होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लियर हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्लियर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर हो गया, जर्नल फंड, स्पेशल फंड, लेगेसी और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर गवर्नर्स पार्टी। कैपिटल को मैंने बता दिया, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाना पड़ेगा, फिर जो इनकम रिसीव्ड सरप्लस डेफिसिट हुआ है वो आपको करना पड़ेगा। असेट साइड के आइटम देखते हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये ध्यान देना यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस वर्ड यूज करा है। इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए होगा तो लायबिलिटी माना जाता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए क्या मानी जाती है, लायबिलिटी। बट अगर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है, मतलब क्या है, आपने लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आपने 1 साल की फी दे दी, तो जो इस महीने की फी है वो तो मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए इनकम है।
इसके एक्स्ट्रा जो 11 मंथ की मुझे फी मिल रही है वो मिल रही है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, लायबिलिटी। बट वो आपके एंगल से अगर मैं बात करूं तो आपने फी दी मेरे को 12 मंथ्स की, जो इस महीने की पे करी वो तो आपके लिए एक्सपेंस है, वो तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। बट इसके जो 11 मंथ का आपने पे करा वो क्या, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप 11 मंथ का आपने पे कर दिया ना, अब आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए वो आपके लिए बन जाता है असेट। तो आपके एंगल से जो चीज असेट है वो चीज मेरे एंगल से क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को इनकम रिसीव्ड हुई एडवांस में तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। बट आपने खर्चा एडवांस में पे कर दिया तो अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ मौज करो, जो चीजें सर्विसेज जा रही है वो उससे लीजिए। तो आपके लिए क्या बन गया, वो एडवांस यानी असेट। अक्रूड इनकम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जनरली एक्सपेंसेस अगर पे करने थे और पे नहीं कर पाए तो आप वर्ड यूज करते हो आउटस्टैंडिंग। जनरली एक्सपेंसेस पे करने थे और पे नहीं कर पाए तो आप वर्ड यूज कर, आवाज आ रही होगी, पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। देखिए, वेट, हाँ, तो मैंने बोला अगर आपने एक्सपेंस पे कर दिया एडवांस में तो आपके लिए एसेट है। बट अक्रूड इनकम मतलब क्या, इनकम मिलना था आपको बट मिला नहीं, तो जब तक वो इनकम नहीं मिली तब तक वो आपके लिए क्या बन जाएगी, असेट। तो जनरली एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते, एक्सपेंसेस पे कर रहे थे और पे नहीं कर पाए तो आप वर्ड यूज करते हो क्या, आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस पे करने थे और पे नहीं कर पाए तो आप वर्ड यूज करोगे आउटस्टैंडिंग। और वहीं पे अगर इनकम मिलनी थी और नहीं मिल पाई तो आप ये वर्ड यूज करोगे अक्रूड, जनरली। अब मैं जनरली का मतलब समझाता हूँ। जनरली अगर जैसे इंटरेस्ट मिलना था नहीं मिल पाया तो आप लिखोगे अक्रूड इंटरेस्ट, रेंट मिलना था नहीं मिल पाया तो आप लिखोगे अक्रूड रेंट। ठीक है, बट एक सब्सक्रिप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, बट वो यहाँ पे ना वर्ड यूज करता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बट मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग जनरली खर्चे के साथ लिखा था, बट जनरली बोला था, वो इसी केस के लिए बोला था क्योंकि एक केस ऐसा है जहां पे आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए यूज करता है, इसके अलावा किसी के लिए यूज नहीं करेगा। तो अगर मैं बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन मिलनी थी बट नहीं मिल पाई है, इसका मतलब। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड जनरली एक्सपेंस के लिए ट्रीट करते हैं, हर चीज के लिए ट्रीट करते हैं, बट सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ हम वर्ड यूज करते हैं, अगर मिलना था नहीं मिल पाया तो अक्रूड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। हालांकि अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी कोई अजीब चीज नहीं है, बट ये है कि वो यूज कर रहा है बुक तो आपके टीचर भी यूज करेंगे, मैं भी यूज करूंगा, तो टर्मिनोलॉजी आप कंफ्यूज ना हो जाइए, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अक्रूड इनकम, इनकम मिलनी थी नहीं मिल पाई तो इसके बदले क्या आप आउटस्टैंडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज है क्या, कैश और बैंक असेट होता है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन स्टेशनरी, आपको अगर याद है तो मैंने बताया था कि जो मेडिसिन का स्टॉक और ये सब चीजें आप देख लेना कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है या नहीं है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है, क्लोजिंग बैलेंस असेट बनता है और ओपनिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में थे वहां पे, तो इसलिए मैंने बताया स्टॉक एंड मेडिसिन कई बार असेट माना जाएगा, तो वो यही था। अब एक बच्चे ने आज मेरे से अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि भैया कि अगर कोई फंड इन्वेस्टमेंट है, स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट या कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, बच्चे इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट होते हैं, ध्यान रखना, चाहे कोई सी भी इन्वेस्टमेंट हो, वेदर वो स्पेशल हो, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हो या फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो या बैंक इन्वेस्टमेंट हो, कोई सी भी इन्वेस्टमेंट हो हमेशा असेट माना जाता है। लैंड भी आपके लिए असेट है, बिल्डिंग भी आपके लिए असेट है, बुक्स भी आपके लिए असेट है, फर्नीचर भी आपके लिए क्या है, असेट्स। बिलियार्ड टेबल, ये पता होगा बिलियार्ड टेबल का समझा था, ये भी क्या असेट। तो ये सारे हमारे पास असेट्स है और ये सारी हमारी लायबिलिटी है। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, मैं वैसे सेंड कर दूंगा, आप लोग कॉपी नहीं कर रहे होंगे उम्मीद है, अगर आप लोग कॉपी कर भी रहे तो कोई वो नहीं है, बट ये चीज नॉर्मल है, आपने काफी सुना होगा, जो चीज नहीं सुनी थी मैंने समझा दिया है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अगर ये जो आउटस्टैंडिंग वाली चीजें, ये जो स्टार्टिंग की दो चीजें हैं ना, ये आपको कंफ्यूज कर देंगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा पे कर, आप ना क्या करना, कोई टर्मिनोलॉजी नजर आ रही तो उसे टिपिकल हिंदी या टिपिकल अपने समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करना था बट पे नहीं कर रहा, कभी ना कभी तो करोगे, लायबिलिटी। और इनकम एडवांस में मिल जाए तो भी लायबिलिटी, और अगर इनकम मिलनी थी नहीं मिली तो कभी ना कभी मिलेगी, असेट। बट अक्रूड इनकम मैंने बताया ना अभी कि ज्यादातर चीजों के साथ, इनकम के साथ अक्रूड वर्ड यूज करेंगे, बट एक चीज के साथ क्या यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। कौन सी चीज, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मिलनी थी नहीं मिल पाई, मैंने बताया था कि एनपीओ में जो मेंबर्स हैं वो रेगुलर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कई बार क्या होता है एक मेंबर ने पैसा नहीं दिया तो उसका अमाउंट हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलनी थी और नहीं मिल पाई। और अगर आपने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए तो आपके लिए एसेट बन जाते हैं। इतनी बात तो मैं, अगर कोई चीज ना समझ में दोबारा सुनने का मन कर रहा हो, आपको लगे कि यार एक और बार बता दे यार मजा आ रहा है, तो फिर बता देंगे भैया, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएंगे। किसी को भी डाउट किसी भी पॉइंट में, प्लीज, किसी को भी कोई डाउट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड एडवांस, बैंक ओडी, जनरल फंड, स्पेशल फंड, लेगेसी, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, कैश, बैंक स्टॉक, जनरल फंड, स्पेशल फंड, लैंड, बिल्डिंग, बुक्स, फर्नीचर, बिलियर्ड टेबल, कुछ भी, एनीथिंग इनमें से नहीं, इतना समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये सारी चीजें मैंने आपको कल समझाया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से फाइंड आउट करना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सारी चीजें होती है, तो मैं बोलता था ए और एल, यानी असेट साइड में या लायबिलिटी साइड में, और अगर कोई इनकम एक्सपेंडिचर चीज तो मैं बोलता था आई और ई, और ओपनिंग में आ जाता ओ ए, नहीं तो सी ए, जो भी था आपने देखा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। जिन्होंने कल अटेंड करी थी क्लास, जिन्होंने नहीं करी थी मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, बट जिन्होंने करी थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, चलिए सर एडजस्टमेंट्स पे आते हैं फटाफट, ठीक है। ये कौन से एडजस्टमेंट्स है और इसे क्या करना है। एक्चुअली एडजस्टमेंट मतलब क्या है, इस चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट का मतलब समझा रहा हूँ, इधर देखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर ये आपको पूरा फॉर्मेट नजर आएगा क्वेश्चन का, जिसमें एक दिया रहेगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, और एक इसके साथ दी रहेगी एडजस्टमेंट्स, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इसके साथ नीचे लिखी रहेगी एडजस्टमेंट्स। तो इन दोनों के बेसिस पे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग वाली और एक ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तीन चीजें ड्रॉ करनी पड़ेगी इन दोनों के बेसिस पे। बच्चे म्यूट कर लीजिए, अगर आप में से किसी ने अनम्यूट कर रखा है तो लिख लीजिए, अनम्यूट कर रखा है तो म्यूट कर लीजिए। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट के बेसिस पे आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, इन दोनों के बेसिस में। अब मैं आपको ना बहुत सिंपल चीज समझाऊंगा, बिल्कुल आंख कान सब कुछ खोल के सुनेंगे ढंग से, ठीक है, ध्यान से। जितने भी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है, जितने भी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है, चाहे वो ओपनिंग असेट था यानी कैश एट बैंक, कोई रिसिप्ट है, ये सब, इन सब का असर एक जगह जाएगा, सिर्फ एक जगह। एक जगह मतलब क्या, या तो इनकम और एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, या इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में, या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, या बैलेंस शीट की असेट साइड में, ठीक है, या फिर ओपनिंग में, कहीं भी सिर्फ एक जगह जाएगा, एक जगह। कौन से आइटम, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है। बट अगर कोई आइटम एडजस्टमेंट के अंदर है तो उसका असर दो जगह जाएगा, दो जगह इफेक्ट पड़ेगा उसका। ये समझे रहे हो मैंने फॉर्मेट क्यों बनाया ऐसा छोटा सा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कोई आइटम है तो उसका इफेक्ट एक जगह जाएगा, एक जगह, किसी भी एक जगह हो सकता है, इनकम और एक्सपेंडिचर की इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड और लायबिलिटी साइड, असेट साइड, किसी एक जगह, इन सब में से किसी एक जगह जाएगा। जो एडजस्टमेंट के अंदर चीजें उसका असर दो जगह जाएगा, दो जगह। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट की चीजें होंगी ना, हम माइंड में पहले क्लियर कर लेंगे भैया इसका इफेक्ट दो जगह जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा ना कल जो जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे वो सारे के सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थे, इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा था, ओ ए, ठीक है, एल, ए माइनस, ठीक है, इनकम, एक्सपेंसेस, ए और असेट, और लायबिलिटी माइनस, एक ही बात बोल रहा था मैं। कहीं में भी ऐसा लिखा इसका दो जगह असर पड़ेगा, सिर्फ एक चीज छोड़ के अगर आपको याद हो तो, जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा रहता था ऐसे,
कोई मशीनरी है और बुक वैल्यू 10,000 रुपए और सोल्ड करा 6,000 रुपए, तो मैं बोलता था मशीन तो असेट में से माइनस होगा, फिर 10 आ रही है जिसको 4,000 देता तो 4,000 रुपए का आपका एक्सपेंडिचर जाएगा। तो आप ना आपने देखा होगा यहाँ पे दो चीजें हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि ये भी एक एडजस्टमेंट है बच्चे। क्या है एडजस्टमेंट? तो ये एडजस्टमेंट का पार्ट होता है, हालांकि एडजस्टमेंट लिखी नहीं होती है बट इसे समझना खुद होता है, ये एडजस्टमेंट होता है, तो इसलिए इसका असर दो जगह गया था। तो दिमाग को क्लियर करें बच्चे कि जितने भी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है उसका असर एक जगह जाएगा, और जो भी आइटम कहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर है उसका असर दो जगह। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो जितने भी आगे हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट कल तक पढ़ा था, देखा था, उसका असर एक जगह जा रहा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो सारी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो उन सबका असर दो जगह जाएगा। देखिए इस चैप्टर को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही ऐसा है जिसमें आपको हर चीज को समझाना होगा, आपको सामने वाले को, और आपको समझना होगा, क्योंकि एक भी चीज अगर आपने नहीं समझी, रिलेट नहीं कर पाए, तो वो दिक्कत दे जाती है। अब जिन बच्चों ने कल छुट्टी करी होगी, जिन्होंने परसों छुट्टी करी होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में उन्हें लग रहा होगा ये क्या है। तो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलर रहिए, छुट्टी मत करिए। और एक चीज मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज का, तो प्लीज विद इन 3 आवर उसे करने की कोशिश करें। अब इसमें अगर 3 आवर में एक कमी हो रही हो मेरी तरफ से कि मैं आपको होमवर्क सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं कर दूंगा। बिकॉज मेरे साथ एक दिन में 2-3 बैचेस देखने पड़ते हैं, सबको होमवर्क देना पड़ता है, सबके लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। अगर आपको लग रहा है कि इसने नहीं सेंड करा तो मुझे याद दिलाइए, मैं सेंड कर दूंगा। अदरवाइज सर ये बात है कि आप सेम डे होमवर्क करिए। आप अगले दिन करते हो, अगले दिन कोई बात पूछते हो ना बच्चे, तो आपकी मेहनत तो गई, मेरी भी मेहनत चली जाती है, तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का असर एक जगह, इनकम जो एडजस्टमेंट का असर है उसका दो जगह जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट का असर एक जगह, एडजस्टमेंट का दो जगह, रिसिप्ट पेमेंट एक जगह, एडजस्टमेंट का दो जगह। इसलिए जितने भी एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये जितने भी नाम दिख रहे होंगे सारे एडजस्टमेंट के नाम है, इन सबका असर कितनी जगह जाएगा, इफेक्ट कितनी जगह, दो जगह। क्लियर है? चलिए अब हम जो एडजस्टमेंट है वो दो कैटेगरीज में बांटे, एक मैंने जनरल एडजस्टमेंट है, एक स्पेशल एडजस्टमेंट। जनरल एडजस्टमेंट मतलब ये एडजस्टमेंट आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ते रहोगे। और ये जो स्पेशल एडजस्टमेंट है ये सिर्फ आपको 12th के एनपीओ में ही मिलेगी, ठीक है? एक को छोड़ के, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वाला, बाकी सारी चीजें आपको एनपीओ में मिलेगी। तो यानी जनरल जो एडजस्टमेंट है आपको बहुत नॉर्मल एडजस्टमेंट है, पहले भी आपने पढ़ा है। तो अभी जितनी भी बात करूंगा मैं जनरल की बात करूंगा, और कल जितनी बात करूंगा मैं स्पेशल की बात है। स्पेशल में ही टाइम लगता है आपको, क्योंकि जनरल में टाइम, जिस दिन स्पेशल खत्म हो जाएंगे उस दिन फिर क्वेश्चन इसके लगातार सारे क्वेश्चन करने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद ये चैप्टर के एंड जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी होने। चले तो हम लोग जनरल एडजस्टमेंट करेंगे। जनरल एडजस्टमेंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट है, मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस वो जिसको पे तो करना था बट पे नहीं कर पाए। कोई भी बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेगा बच्चे, ठीक है? तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसे पे तो करना था बट पे नहीं कर पाए, ऐसे एक्सपेंसेस जिसे आपको पे करना था बट पे नहीं कर पाए, उसे बोलते हैं क्या हम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे लिखे रहेंगे एग्जाम में, सिलेबस में, क्वेश्चन में कैसे लिखा रहेगा? या तो खुद ही लिख देगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरीके से लिखा रहेगा। जैसे भैया इस साल का रेंट आउटस्टैंडिंग इतना है, इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग इतनी है, लिखा रहेगा, खुद को लिखा रहेगा। एक तरीका तो ये होता है, बट कई बार क्वेश्चन थोड़ा स्मार्ट बनता है। कैसे? आपको ऐसा लिखा रहेगा, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में इस तरीके से, एक्सपेंडिचर में कि सैलरी 90% और 9,000। इसको देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सैलरी 90% पेड 9,000। इसका मतलब क्या है? ये देखो इम्प्लाइडली आपको समझा रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग है इसके अंदर। कैसे? कह रहे सैलरी पेड, पे कर दी कितनी? 90%। यानी हमें पे करना था सैलरी 100%। कैसे सर? हर चीज जनरली 100% ही होती है, और आपने कितना पे करा सिर्फ सैलरी? 90%। इसका मतलब 10% अब भी क्या? आउटस्टैंडिंग। अब मेरे केस में बड़ा इजी है, 90% का अमाउंट 9,000 है, तो 10% 1,000 ही होगा। समझ में आ रहा है? क्यों?
90% पेड है, कितना 9000 पेड अमाउंट लिखा रहता है आपको, ठीक है। तो जो पेमेंट साइड में लिखा रहेगा वो आपका ये, अगर यहाँ पे पेमेंट है तो पेमेंट साइड में 90% पेड है, इसका मतलब 9000। तो कितना आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया 1000 रुपया। अब ये चीज कैसे निकाली वो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको नहीं आया। आपको क्या करना है, जो अमाउंट है 9000 उसको डिवाइड करें उसके परसेंटेज से। 9000 कितना परसेंट है, 90 से डिवाइड करें। और कितना परसेंट आपको निकालना है, 10%, क्योंकि जो आपने नहीं पे करा है। तो हमेशा ध्यान रखना, डिवाइड करते हैं हम उसके असली वैल्यू से, मल्टीप्लाई करते हैं जो आपको जानना है। अगर आपको 100% जानना था इसकी वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और आपको 80% जानना तो 80 से मल्टीप्लाई करिए, आपको 10% जानना तो 10% से मल्टीप्लाई करिए। तो इसलिए मैंने क्या करा, 10%। अच्छा लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी 72% पेड, और यहाँ पे लिखा है 8500। फिर क्या करते हैं, इस 8500 को डिवाइड करते 72 से और मल्टीप्लाई करते, अगर आपको आउटस्टैंडिंग आना तो कितना परसेंट, 28, तो आउटस्टैंडिंग वैल्यू आ जाती है। समझ में आया। तो आउटस्टैंडिंग या तो नाम से दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी और एक्सपेंसेस, नहीं तो कई बार ऐसे लिखा है सैलरी 90% पेड, तो मान लिया जाएगा कि भैया ये 9000 के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब 10% यानी 1000 रुपीज आपकी आउटस्टैंडिंग है। ये पॉइंट किसको ना समझा तो बच्चे प्लीज, कोई भी बच्चा ऐसा लग रहा हो कि यार ये क्या था, प्लीज एक बार दोबारा बोल दे। है कोई बच्चा जिससे लग रहा हो, दोबारा बता दो प्लीज। नहीं, बड़े होशियार बैठे हुए, इसलिए नहीं पूछते क्या बेइज्जती होगी। देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो लाइव चल रहा है ना, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि बेइज्जती नहीं हो पाएगी, जो कि मेरे को बड़ा बुरा लगता है। सच में बताऊं तो पता ही नहीं चल पाता, मतलब पता तो चल रहा है किस बच्चे ने पूछा, पर उसके एक्सप्रेशन पता नहीं चलते, तो बेइज्जती नहीं कर पाता। तो अगर आपको आ भी रहे, कोई डाउट लग रहा है कि यार तो पूछ लो, बड़ा अच्छी चीज है। कोई फिजिकल क्लासेस होंगी तो सामने देखोगे ये आ गया, अभिषेक पूछो। भैया एक बार फिर बता दो। देखिए सैलरी 90% पेड, अब मैंने बोला कि यहाँ पे जनरली एडजस्टमेंट के साथ लिखा रहेगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लिखा रहेगा। बट कई बार क्वेश्चन थोड़ा स्मार्टनेस यूज करेगा। स्मार्टनेस कैसे यूज करेगा, अपने पेमेंट साइड में, वो पेमेंट साइड में ऐसे लिखा सैलरी 90% 9000। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 9000 रुपीज अमाउंट है ना, ये सिर्फ 90% है, बट सैलरी तो 100% पे करनी होगी ना आपको, पूरे वर्कर को देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कितना आपने नहीं दिया, 10%। तो ये 10% नहीं दिया ना, देना था ना, तो यही तो है क्या, आउटस्टैंडिंग। अब सवाल आता है इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला करना कुछ नहीं है, जितना अमाउंट आपने पे कर दिया, कितना 9000, उसकी परसेंट कितना उससे डिवाइड कर, उसका परसेंट तो 90% है 90 इंटू, अब हमेशा ही ध्यान रखना मल्टीप्लाई करा जाता है उस वैल्यू से जो आपको कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना, जो आपको जानना है। तो आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट जानना है ना, बस कितना 10%, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए। और अगर लेट्स से ये होता है 80% है, तो फिर 9000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20% जानना होता, क्योंकि जितना आउटस्टैंडिंग है उतना जानना है। अच्छा लेट्स से ये 60% था, फिर तो 9000 डिवाइड बाई कितना परसेंट, ये फिर कितना होता 60। फिर आपके लिए आउटस्टैंडिंग कितना हो जाता 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देता। तो जिस जो आउटस्टैंडिंग है, जो जानना है, उससे मल्टीप्लाई करिए, और जो रियल वैल्यू है, रियल परसेंट है, उससे डिवाइड करिए। एक्चुअली ये एक ऐसी बात बता रहा हूँ ना मैं आपको, जो आपके 11th 12th की बात नहीं है, कि आप एंटायर लाइफ में बहुत बार मैंने अपने, मतलब जब मैं नेट के एग्जाम दिए हैं, फ्लैट के एग्जाम दिए थे, अलग अलग एग्जाम दिए थे, तो वहां पे मैंने देखा कि मैथमेटिक्स में जो जनरल मैथमेटिक्स आती है कैलकुलेशन वाली, उसमें ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि ये लेट्स सपोज 800 इज 72%, देन कैलकुलेट 16%। अब जिस बच्चे को थोड़ी सी बेसिक, अब 800 इज 60% बोल रहा है, तो 800 डिवाइड बाय 60, कैलकुलेट 16%, तो 16 से मल्टीप्लाई करिए। तो जो चाहता है उससे मल्टीप्लाई करिए, जो आप चाहते हो उससे मल्टीप्लाई करिए, और जो गिवन है, जो उसकी वैल्यू गिवन है, उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि मेरी सैलरी है 5000 रुपीज, ठीक है, जो कि 90% है, तो बताओ 100% कितना होगा। तो 5000 जो कि कितना है 90% डिवाइड बाय 90, जानना है कितना 100 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक चीज और है, कई बार ऐसे लिखा रहता है रेंट 9 मंथ पेड, 9 मंथ पेड यानी 9 महीने का पे करा 9000 रुपए।
अब इसका मतलब क्या है, जो आपने रेंट पे करा है वो कितने महीने का दिया है, सिर्फ 9 महीने का। इसका क्लियर मतलब है कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, 3 महीने का। तो कैसे निकालेंगे, ये भी वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसा ही। आपको ध्यान देना है, इधर देखो, इधर देखो, देखो मैं एक पेन यूज करता हूँ आपके इच्छा के हिसाब से, ब्लू, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो 9,000 आपने पे करा है, वो कितने महीने का पे करा बच्चों, 9 मंथ्स। जानना कितने महीने का जो आपने नहीं पे करा, 3 इंटू, तो 9,000 9 मंथ्स का था, इसलिए डिवाइड करा 9 से। जानना कितना था, क्योंकि 3 महीने। अच्छा, कई लोग सुने 3 महीने क्यों, बस साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 में से 9 महीने अगर आपने दे दिए तो कितना नहीं दिया, 3 महीने ना, तो 3 महीने से मल्टीप्लाई करिए, तो 9,000 और 9 तो 3,000 आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। तो ये ध्यान देगा कि यहाँ पे क्वेश्चन ने सीधा नहीं बोला, क्वेश्चन एक हिंट दी और उस हिंट का यूज करेगा। देखिए, मैं उम्मीद नहीं करता कभी क्वेश्चन इतने लेवल तक गिरता है, बट अगर गिर गया तो फिर आप नहीं कर पाए तो मेरा फायदा नहीं है पढ़ाने का और ना आपके पढ़ने का। तो इसलिए अपने, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, ABCD पढ़ना आसान है, ठीक है, बट ए से जो वर्ड्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स, जो वोकैबुलरी है, इतने सारे शब्द बने हैं, वो सारे याद रखना आसान नहीं है, बट याद करना पड़ेगा, चीजें समझनी है तो करना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ABCD पढ़िए और नर्सरी में जाइए। तो अगर 12th में आप पहुंचे हो तो ऐसा नहीं कि ये चीजें हार्ड हो रही है, टफ हो रही है, ना ना ना, ये लेवल टफ है, तुम छोटे हो गए हो, तुमने अपना लेवल उतना ही रखा है 11th वाला, तो अपना लेवल इंक्रीज करिए। और लेवल इंक्रीज करने का तरीका कुछ नहीं है, सामने बंदा बैठा हुआ सब पढ़ा रहा है, आपको सिर्फ उसे इजीली एक्सेप्ट करना है, दिमाग में रखना है, और सबसे अच्छी चीज है रिवाइज करिए, एज सुन एज पॉसिबल रिवाइज करिए, जाते ही फिर एक बार देखिए क्या पढ़ा है इसने, 3-4 घंटे। अब करना क्या है आपको घर में बैठ के, यार सब घर में बैठे हुए पागलों की तरह, तो कुछ तो कर रहे नहीं है, तो यही निकालिए, यही कर लीजिए सर, किसी एक चैप्टर को इतना अच्छा कमांड बना लीजिए कि तुम्हारी क्लास के टीचर को तुम समझा दो ये बातें, समझ में आ रहा है, तो अपना लेवल इंक्रीज करिए, ये चीजें टफ नहीं होंगी, ये कोई टफ चीज नहीं है, 90% बहुत टिपिकल चीजें हैं। अच्छा आता है तभी कह रहा हूं, मुझे नहीं आता बच्चे, पढ़ा है तो आता है, आप भी पढ़िए आपको भी आएगा। सो 90% पेड 9,000, तो इसका मतलब 1,000 रुपए अभी आउटस्टैंडिंग है, 9 मंथ का पे करते हो, 3 महीने का निकाला वो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग चीजें आ गई। अब सवाल आता है, अगर सर एडजस्टमेंट में या आउटस्टैंडिंग दिया हो कोई रेंट वेंट, तो उसका असर कहां पड़ेगा, बहुत सिंपल है बच्चे, जो भी एक्सपेंडिचर है उसके साथ उसे ऐड बैक कर देना, ऐड कर देना वापस, और लायबिलिटी साइड में शो कर देना, दो जगह जाएगा ये। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा ये सैलरी था मेरा 9,000 और 90%, तो मैं जब इसे एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा ना, तो लिखूंगा 9,000 90%, चलो जो पेमेंट साइड से ये तो आ गया, बट एडजस्टमेंट से मेरा कितना पता चला, मुझे 1,000 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, उस 1,000 रुपए को ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 अंदर ही करूंगा, 9,000 प्लस 1,000, और सीधा बाहर लिखूंगा कितना, 10,000। आपने 11th में करा होगा यार ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, मैंने इसलिए बोला ना, पहले ही पढ़ा हुआ है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक तो यहाँ चले गया, क्योंकि मैंने बताया दो जगह एडजस्टमेंट जाएगा, एडजस्टमेंट का असर दो जगह इफेक्ट जाएगा, और दूसरा जाएगा लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटी साइड में क्यों, देखो जरा, मैंने थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट में आपको दिखाया था, देखो ये देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो तो लायबिलिटी साइड में जाता है, तो इसका असर कितनी जगह गया, दो जगह, एक तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के साथ ऐड कर दिया, और दूसरा लायबिलिटी साइड में भेज दिया। उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस मतलब क्या है, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी के साथ ऐड करिए और लायबिलिटी साइड में डालिए, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट के साथ ऐड करिए, लायबिलिटी साइड में डालिए, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट के साथ ऐड करिए और लायबिलिटी साइड में डाल दीजिए। यानी जिस चीज के आउटस्टैंडिंग है आपको क्या करना, उस खर्चे के साथ एक्सपेंडिचर, इनकम, क्योंकि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं बनाना, आपको क्या बनाना, इनकम और एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा ना, रेंट ऐड रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी ऐड सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी है ये करना। और साथ ही साथ क्योंकि दूसरे इफेक्ट में जाना है, तो इस आउटस्टैंडिंग का सिर्फ इस आउटस्टैंडिंग वाले का असर दूसरी जगह कहां पे, लायबिलिटी साइड में डाल देना। समझ में आ गया, तो ये चीज हो गया आपकी क्या, जर्नल के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। अगली चीज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है सर, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस समझते हैं, एक्सपेंसेस आपने एडवांस का पे कर दिया,
इतना पे नहीं करना था, पे कर दिया। जैसे आपने लेट्स से रेंट पे कर दिया 15 महीने का, तो सवाल आता है कितना फालतू पे कर दिया 3 महीने का, क्योंकि 12 महीने तक का तो पूरा साल है। हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 महीने की बना रहे हैं, तो आपने कितना पे कर दिया 15 महीने, तो 3 महीने फालतू पे करें, तो 3 महीने आपके एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है। सवाल आता है अगर ऐसे लिखा हो रेंट 30,000 पेड फॉर 15 मंथ्स, तो कैसे निकालेंगे 3 महीने का, कैसे निकालेंगे 3 महीने का? 30,000 कितने महीने का है? 15 डिवाइड बाय 15 इनटू कितना 3 मंथ्स का, तो 13 50 20 यानी 6,000 रुपीज। तो 6,000 क्या गया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कई बार ऐसे लिखा है इंश्योरेंस प्रीपेड 3,000, तो ये भी एडवांस होता है, खर्चा आपने एडवांस का पे कर दिया। तो जो भी एक्सपेंसेस एडवांस के पे करे उसका असर क्या पड़ेगा बच्चे? उसका असर दो जगह आएगा। एक तो अब एडवांस का जो हम पे करते हैं ना बच्चे, वो हमारे करंट ईयर का नहीं होता। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो हमारा इस साल का था बट हमने पे नहीं करा। बट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है? जो अगले बार का है बट हम अभी पे कर रहे हैं, तो ये खर्चा इस बार का नहीं है, इसलिए उसे लेस करा जाता है एक्सपेंसेस से। तो एक्सपेंडिचर जैसे रेंट आपने पे कर दिया, तो रेंट लिखोगे 30,000, कितने महीने का एक्स्ट्रा पे करा? 6 महीने का, तो लेस रेंट पेड इन एडवांस कितना 6,000, तो 30,000 6,000 कितना 24,000 बाहर आ जाएगा। अच्छा कई लोग कह रहे होंगे यार अभी तो तूने वो बोला था आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, अब तो माइनस करवा रहा है। भैया एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है ना, तो आउटस्टैंडिंग मतलब समझो इस बार के थे पे नहीं करा, तो खर्चा तो इस बार का है ना, इसलिए मैंने ऐड करवाया एक्सपेंसेस में। दूसरा वो लायबिलिटी बनेगी तुमने पे नहीं करा, पे कर दे तो भैया कैश में से चले जाता, बट पे नहीं करा इसलिए क्या बनेगा लायबिलिटी। अब मैं वही समझा रहा हूं कि अगर आपका एक्सपेंसेस एडवांस में आपने पे कर दिए, तो इस बार के एक्सपेंसेस नहीं थे वो, समझ रहे हो? टिपिकली लिखा हुआ है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पहले पे कर रहे हो। जब इस बार के खर्चे हैं नहीं वो, तो आपको क्या करना है? खर्चा भी नहीं मानना है। तो अगर लिखा हुआ है तो उसमें से वो माइनस कर दीजिए। अब असली में पे हो चुका है इसलिए वो आपका असेट साइड में चले जाएगा। और मैंने आपको दिखाया भी था कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अगर बैलेंस शीट ये देखी हो तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस की साइड था असेट साइड। समझ में आ रहा है क्या था? तो ये आपको एडजस्टमेंट क्लियर हुई। तो अगर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है तो आपको क्या करना है? जो भी एडवांस पेड है आपका, उसे आपको जहां पे भी है, जैसे आपका 15 मंथ्स है 3 महीने का एडवांस है, अच्छा 14 मंथ्स लिखता तो 2 महीने का एडवांस होता, 13 लिखता तो 1 महीने का, 12 लिखता तो एडवांस ही नहीं होता। ठीक है, तो एडवांस मतलब जो 12 मंथ्स के ऊपर के दिए गए, प्रीपेड है तो एडवांस है। अब एडवांस इस बार की इनकम नहीं होती, एक्सपेंस नहीं होता, इसलिए हम क्या कर देते हैं उसे माइनस। कोई भी चीज एडवांस होती है ना तो उस बार की नहीं होती, उसे क्या कर दिया जाता है माइनस, और जो आउटस्टैंडिंग उसे क्या करते हैं इस बार का होता है इसलिए प्लस। तो ये हमने लेस करा एक्सपेंस से, और कहाँ गया बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये आपने बच्चों ने पढ़ा होगा बच्चे, ठीक है। अब देखो अगली चीज है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने बताया था अक्रूड लिखा रहता है ज्यादातर, पर कई बार आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं। यानी इस बार की इनकम थी बट नहीं मिली। इनकम किस बार की थी? इस बार की। तो इस बार की है ना, तो आपको इनकम में ऐड करना पड़ेगा उसे। इनकम और एक्सपेंडिचर की इनकम में क्या करना पड़ेगा? ऐड। जैसे हमने रेंट के साथ ऐड करा था ना, वैसे इनकम को भी इनकम साइड में, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मिलना था नहीं मिल पाया, तो सब्सक्रिप्शन 10,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए। दूसरा उसका असर कहाँ जाएगा? क्योंकि मिला नहीं है, कभी ना कभी तो मिलेगा, इसलिए कहाँ असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। टेंशन ना लीजिए, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए पूरा टाइम दूंगा मैं, बहुत प्यार से पढ़िए। 11th में पढ़ा हुआ था, 12th में भी आपको समझा ही रहा हूँ, तभी भी क्वेश्चन जब आप करोगे और बेहतर समझ आएगा। तो अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर आपके क्वेश्चन में है, अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड किसी के भी साथ है वो करंट ईयर का होता है, उसे ऐड करना होता है। अब वो खर्चा है, नहीं पे कर पाए तो लायबिलिटी, और इनकम था नहीं मिल पाई तो असेट। ठीक है, इसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम एडवांस में रिसीव हो गई, एडवांस में मैंने बताया इस बार की होती नहीं है, तो उसे क्या करते थे लेस। तो कोई भी एडवांस चाहे पे करो चाहे मिले, माइनस। अब वो एडवांस में मिल गई है तो कभी ना कभी काम करना पड़ेगा, इसलिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। जैसे सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट एडवांस एग्जांपल दे रखे हैं। क्लियर? तो अभी मैं हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि दूसरा बैच भी स्टार्ट है, थोड़ी तैयारी करनी है, उसमें नोट्स बनाने मेरे को, तो अभी के लिए मैं इतना छोड़ रहा हूँ। कल हम लोग अपने नॉर्मल टाइम पे 5 बजे मिलेंगे। ये मैं आपको यहाँ तक सेंड कर दूंगा बच्चे,
इसे एज सुन एज पॉसिबल अभी कॉपी कर लेना, मैं अभी सेंड कर दूंगा। तो 3 घंटे के अंदर अंदर जितनी बार हो सकता है इसे रिवाइज करेगा। जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है और समझ में आ रहा हो क्या फॉरवर्ड हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या ये बैलेंस शीट की चीजें, एडजस्टमेंट कौन सी जर्नल है, कौन सी स्पेशल है, दिमाग में रखना। इसमें जर्नल के अंदर ये आउटस्टैंडिंग है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखी हुई है, आप आराम से देखना, आपको क्लियर अभी देखोगे क्लियर हो जाएगी, 3 घंटे में देखो क्लियर हो जाएगी। बट अगर शाम को या कल रात में या कल सुबह नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैं अभी से यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। और आपको कोई दिक्कत है किसी में भी तो आप मेरे से पूछ लेना, मेरे को मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैं बता दूंगा। बट आज पूछोगे तो अच्छा लगता है, बट अगर कल पूछोगे तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि यार बच्चा इतना लेट क्यों कर रहा है, लेकिन रोज मैं वो बात कर रहा हूँ। तो आज पूछ लेना अगर कोई भी डाउट है, मैं अभी सेंड कर दूंगा तुरंत। ठीक है, फिर अगला बैच स्टार्ट हो जाएगा 4:45 पे, तो उसके लिए मुझे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चे कल हम लोग मिलेंगे कितने, 4:45 पे मिलेंगे। तो कल 4:45 ही होगी, क्योंकि अगले बैच के लिए टाइम से होता है 10-15 मिनट, इसलिए मुझे लेना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो किसी को बता दीजिए। चलिए, थैंक यू बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।